हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित और शरीर से के अंगों से संबंधित, शरीर रचना से संबंधित और उसके रोगों से संबंधित ये आपकी वीडियो होगी। ठीक है। और ये टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, या फिर एलटी ग्रेड की जो भी भर्ती आएंगी उसके लिए, या फिर डी ट्रिपल एस एस बी जो भी आप दे रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से, या केबीएस परीक्षा जो हाल ही में वैकेंसी निकली थी उसमें भी इसके लिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। या फिर अन्य कोई भी परीक्षा जैसे सुपर टैट हो या फिर कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रेखित पेश का रेखित पेशियां हैं। रेखित पेशियां किसे कहते हैं? ऐच्छिक पेशियों को, अनैच्छिक पेशियों को, ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशियों को, इनमें से कोई नहीं। रेखित पेशियां ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती हैं, ऐच्छिक या अनैच्छिक होती है, कौन सी होती है? इनमें से कोई नहीं होती है। तो ये होती है ऐच्छिक पेशियां। रेखित पेशियां जो होती हैं वो ऐच्छिक पेशियां ही होती हैं, जिनको हम हिला डुला सकते हैं, मुड़ा सकते हैं, वहाँ पर रेखित पेशियां पाई जाती हैं। और आगे अधिकतर जो रेखित पेशियां होती हैं जो आपके यहाँ पर हाथों का जो जॉइंट होता है यहाँ पर यहाँ पर रेखित पेशियां पाई जाती हैं, यहाँ पर रेखित पेशियां जो पाई जाती हैं, आपके पैरों में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। मतलब जिसे इच्छा के अनुसार हिलाया डुलाया जा सके वहाँ पर पेशियां ये पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां। आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां रेखित पेशियां होती हैं, आरेखित पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां होती हैं, रेखित व आरेखित पेशियां होती हैं। तो आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो आरेखित पेशियां होती हैं, क्योंकि ये हाथों में पाई जाती है। इसमें कोई रेशा रेशा नहीं होता। इनमें इनमें क्या है? रेशा नहीं होता। ये आरेखित पेशियां होती हैं, रेशेदार नहीं होती, इसलिए उन्हें आरेखित पेशियां कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका थकान महसूस होने के कारण। थकान अगर महसूस हो रही है आपको, काम करने के बाद कोई कार्य आपने किया उसके बाद आपको थकान महसूस हो रही है, तो ये क्या कारण होता है कि थकान महसूस होती है? ग्लूकोज का एकत्र होना हो जाता है, या लैक्टिक अम्ल का एकत्र होना होता है, एस्टिक अम्ल का एकत्र होना होता है, या बसीय अम्ल का एकत्र होना होता है। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो होता है लैक्टिक अम्ल जो है हमारे मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है, जिसकी वजह से हम थकान महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका जो है आरेखित पेशियां हैं। आरेखित पेशियां किसे कहते हैं? तो ऐच्छिक पेशियां होंगी, अनैच्छिक पेशियां होंगी, ऐच्छिक या अनैच्छिक होंगी, इनमें से कोई नहीं। अब आरेखित की बात हो रही है, तो आरेखित जो होती है वो अनैच्छिक पेशियां होती है। अनैच्छिक पेशियां मतलब जो अपने स्वतः ही कार्य करती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती है, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना करें। जैसे कि हमारी हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा आमाशय है। तो ये जो पेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? अनैच्छिक होती हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी इच्छा से, अपने स्वतः ही कार्य करते हैं, और इन्हें ही आरेखित पेशियां भी कहते हैं। ठीक है। इसमें पाई जाने वाली पेशियां जो होती हैं वो आरेखित पेशियां होती हैं। अगला देखिए, थकान महसूस करने वाली पेशियां हैं। जो थकान महसूस करें ऐसी पेशियों को क्या कहते हैं? आरेखित पेशियां कहते हैं, रेखित पेशियां कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं, या ये सभी कहते हैं? थकान महसूस करने वाली पेशियां तो आरेखित पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां होती हैं, या ये सभी पे होती हैं? तो थकान महसूस करती हैं वो पेशियां होती हैं आपकी रेखित पेशियां। ठीक है। आरेखित पेशियां जो आपकी हृदय वगैरह में पाई जाती हैं, और हृदय ये भी आपका आरेख मतलब हृदय जो है वो अनैच्छिक पेशी होती है। ठीक है। हृदय पेशियां कौन सी होती हैं? अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। लेकिन आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, जो रेखित पेशियां होती हैं वो थकान क्या है? थकान को महसूस करने वाली होती हैं, थकान महसूस करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका निम्न में से थकान महसूस नहीं करती। थकान महसूस क्या नहीं करती है? रेखित पेशियां नहीं करती, आरेखित पेशियां नहीं करती, रेखित व आरेखित पेशियां नहीं करती, या आरेखित व हृदय पेशियां नहीं करती। थकान महसूस नहीं करती हैं, जो थकान महसूस ना करे। तो रेखित पेशियां जो होती हैं वो आपकी थकान महसूस करती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया? आरेखित पेशियां होती हैं, रेखित या हृदय पेशियां होती हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि आरेखित व हृदय पेशियां इसमें दोनों दे रखा है। हृदय पेशियां और आरेखित पेशियां जो होती हैं वो हमारी थकान महसूस नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां है आपका निम्नलिखित में से किस पेशी कोशिका में बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस पेशी कोशिका में
बहुकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है। रेखित पेशियों में, आरेखित पेशियों में, हृदय पेशियों में या आरेखित व हृदय पेशियों में। बहुकेंद्रक स्थिति, तो बहुकेंद्रक स्थिति जो पाई जाती है वो आपकी किसमें, रेखित पेशियों में पाई जाती है, जो कि हमारी अनैच्छिक पेशियां भी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8वां आपका, शाखान्वित पेशी तंतु पाए जाते हैं। शाखान्वित पेशी तंतु कहाँ पाए जाते हैं? रेखित पेशियों में, आरेखित पेशियों में या हृदय पेशियों में या आरेखित पेशियों व हृदय पेशियों में। शाखान्वित पेशी, तो शाखान्वित जो पेशी होती हैं वो आपकी हृदय पेशियों में पाई जाती है। हृदय पेशियों को ही शाखान्वित पेशियों के तंतु इसमें पाए जाते हैं, हृदय पेशियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 9वां क्वेश्चन, अस्थि अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां हैं। जो अस्थियों के साथ जुड़ी होती है वो कैसी पेशियां होती है? रेखित होती है, आरेखित होती है, हृदय पेशी होती है या इनमें से कोई नहीं होती है? मान लीजिए आपकी ये आपकी हड्डी है, ठीक है, ये जो है वो आपकी हड्डी है। तो इसमें से जो पेशी पाई जाती है ऐसे, जो इसमें जुड़ी हुई होती है, जो इसमें जुड़ी हुई होगी, उन पेशियों को क्या कहते हैं? ठीक है, जो हड्डियों से यहाँ, ठीक है, क्योंकि इसका शुरू का जो सिरा होता है वो पतला होता है, बीच का सिरा जो है वो मोटा होता जाता है। तो इस हड्डी को जो आकार से एकदम घेर लेती हैं, इन पेशियों की बात हो रही है। तो ये जो पेशियां होती हैं वो आपकी रेखित पेशियां होती हैं। कैसी होती हैं? रेखित पेशियां कहलाती हैं, जो अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो नमे का आंसर होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां ये आपकी रेखित पेशियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, पसलियों व तनुपट की पेशियां सहायक है। पसलियां व तनुपट की पेशियां सहायक है किसमें? आहार नाल के क्रमानुचन में या हृदय स्पंदन में, संपादन में या इनमें से सभी में। तो किसमें होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, संपादन में। पसलियां व तनुपट की पेशियां सहायक होती हैं संवातन के लिए ये सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय व मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशियां, गर्भाशय और मूत्राशय में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? रेखित पेशियां होती हैं, आरेखित पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां होती हैं या रेखित व आरेखित पेशियां होती हैं? तो ये आपकी होती हैं रेखित पेशियां। गर्भाशय और मूत्राशय में जो पाई जाने वाली पेशियां होती हैं वो आपकी होती हैं रेखित पेशियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका, विलियम हार्वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे ने किस चीज़ की खोज की थी, ये पूछा जा रहा है। हृदय की, स्पंदन की, पाचन की या रक्त परिसंचरण की? तो किसकी की थी इन्होंने ज़्यादा, विलियम हार्वे ने? तो विलियम हार्वे ने जो खोज की है वो की थी आपकी रक्त परिसंचरण की। रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 13वां आपका, हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या है। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 1 होती है? तो हमारा जो हृदय होता है वो इस तरह से बना होता है। ठीक है, इस तरह से गोल आकृति होती है इसकी, और इसमें क्या है, 4 आपकी आकृतियाँ इसमें बनी होती हैं। ठीक है, ये आपका दायां आलिंद हो गया, ये आपका बायां आलिंद हो गया, ये आपका दायां निलय होगा, ये आपका बायां निलय हो गया। अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें आपका अशुद्ध रुधिर पाया जाता है और इधर आपका शुद्ध रुधिर पाया जाता है। ठीक है, यहीं से जो रुधिर होता है वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जो आता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, ये होता है आपका। इस तरह से आपका जो कोष्ठक होते हैं हृदय में वो आपके 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं हमारे हृदय में? 4 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय द्वारा करता है? पेशियां, धमनियां, तंत्रिकाएं या सिराएं? जो कि शरीर को रक्त की पूर्ति हृदय से करती है, मतलब हृदय से शरीर के लिए जो लेकर के जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेशियां कहेंगे, धमनियां कहेंगे, तंत्रिकाएं कहेंगे या सिराएं कहेंगे? तो आपका 14 का आंसर जो होगा वो होगा बी, उन्हें धमनियां कहते हैं। मतलब जो शुद्ध रुधिर लेकर के जाती है हमारे शरीर में उन्हें हम धमनियां कहते हैं, और यही हृदय से हमारे संपूर्ण शरीर में क्या लेकर के जाती हैं? रक्त को लेकर के और शरीर में हमारे पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें जल का परसेंटेज पूछा है, जल कितना होता है? 90% होता है, 60% होता है, 99% होता है कि 50% होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में जो जल होता है वो आपका 90% जल पाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या वसा है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ये रक्त में पाया जाता है आपके, ठीक है। रक्त में पाया जाने वाला तत्व जो है वो हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन है क्या? एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या वसा है। तो ये जो है ये प्रोटीन होती है, एक प्रकार की क्या है? ये प्रोटीन है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे होती है। पेरिकार्डियम नामक जो झिल्ली होती है दोहरी, वो किससे घेरे होती है? वृक्क को घेरी होती है, कोशिका द्रव को घेरी होती है, केंद्रक को घेरी होती है या हृदय को घेरी होती है। तो पेरिकार्डियम नामक जो झिल्ली होती है वो आपको किसको घेरी हुआ होती है? ये जो घेरे होती है वो हृदय के लिए घेरी होती है। पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है वो आपके हृदय के चारों तरफ, हृदय के जो चारों तरफ जो पाई जाती है परत, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इस तरह से ये परत पाई जाती है, ठीक है। पेरिकार्डियम, इसके बीच में जो होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि हमारे बाहरी घातों से हृदय की रक्षा करता है, ठीक है। तो बाहरी परत जो पाई जाएगी वो पेरिकार्डियम जो नामक परत होती है वो हृदय के बाहर होती पाई जाती है। और इसमें दोहरी झिल्ली होती है, अंदरूनी पेरिकार्डियम और बाहरी पेरिकार्डियम। और इसके बीच में जो होता है वो आपका फ्लूइड पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18वां है, रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है। रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है कितनी? लाल रुधिर कणिकाओं में होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में होता है, पर या पट्टी काणु में होता है या प्लाज्मा में होता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नाम का पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। किसमें पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका अग्र व पश्च महाशिरा खुलती है। अग्र व पश्च महाशिरा कहाँ पर खुलती है जाकर के? दाएं आलिंद में खुलती है, बाएं आलिंद में खुलती है, दाएं निलय में खुलती है या बाएं निलय में खुलती है? अग्र और पश्च महाशिरा कहाँ पर जाकर के खुलती है? तो ये अग्र और पश्च महाशिरा जो खुलती है वो आपके दाएं आलिंद में खुलती है। कहाँ पर खुलती है? दाएं आलिंद में आकर के आपके खुलती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पल्मोनरी महाधमनी उद्गमित होती है। मतलब पल्मोनरी महाधमनी निकलती कहाँ से, ये पूछा जा रहा है। दाएं आलिंद से निकलती है, बाएं आलिंद से निकलती है, या दाएं निलय से निकलती है या बाएं निलय से निकलती है। तो पल्मोनरी महाधमनी जो है वो आपकी दाएं निलय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दाएं निलय से आपके निकलती है, ठीक है। पल्मोनरी महाधमनी निकलती कैसे, ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका आपका ये आपका देखिए, ये आपका दिल हो गया, चार कोष्ठक हो गए। इसमें आपका ये दायां आलिंद हो गया, क्या है? ये दायां आलिंद हो गया और ये आपका बायां आलिंद हो गया, ठीक है। ये आपका दायां निलय हो गया और ये आपका बायां निलय हो गया, ठीक। इस तरह से आपका क्या है? हृदय होता है बटा हुआ। अब इसमें से जो ये है, यहाँ से जो धमनी निकलती है उसी के लिए हम पल्मोनरी महाधमनी कहते हैं। जो यहाँ से निकल कर के कहाँ लेकर के जाएगी ब्लड के लिए? जो कि फेफड़ों में लेकर के जाती है। कहाँ कहाँ लेकर के जाती है? फेफड़ों में लेकर के जाती है। तो इसका ही नाम आपका पल्मोनरी महाधमनी होता है। और ये निकलती है दाएं निलय से। कहाँ से निकलती है? दाएं निलय से। आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका सी होगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका सिस्टेमिक महाधमनी उद्गमित होती है। सिस्टेमिक महाधमनी उद्गमित होती है तो दाएं आलिंद से होती है, बाएं आलिंद से होती है, दाएं निलय से होती है या बाएं निलय से होती है। सिस्टेमिक महाधमनी उद्गमित होती है। सिस्टेमिक महाधमनी कहाँ से उद्गमित होती है? तो ये उद्गमित होती है आपके किससे? दाएं निलय से। ये कहाँ से होती है? दाएं निलय से आपके उद्गमित होती है सिस्टेमिक महाधमनी, ठीक है। ये दाएं निलय से होती है, ठीक है। तो इसका काम होता है आपका शरीर में, शुद्ध शरीर में पहुंचाना। क्या है? रक्त के लिए शुद्ध पूरे शरीर में पहुंचाने का जो काम करती है वो सिस्टेमिक महाधमनी कहलाती है, ठीक है। और ये कहाँ से हमारे स्टार्ट होती है? हमारे दाएं मतलब बाएं आलिंद से निकलती है, ठीक है, बाएं निलय से, ठीक है। बाएं निलय से मतलब नीचे वाला जो कोष्ठक होता है ये आपका दिल का, ये वाला, तो ये निकलती है यहाँ से निकल करके और ये संपूर्ण शरीर में ले करके आपका जाती है ब्लड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर लेकर के आती है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टेमिक महाधमनी कहेंगे, महाशिरा कहेंगे, या इन्फीरियल वेना केवा कहेंगे, या सुपीरियर वेना केवा कहेंगे। तो जो है शरीर से लेकर के आती है, इन्फीरियर वेना केमा इसे कहते हैं, जो शरीर के निचले भाग से के अशुद्ध रुधिर को कहाँ? हृदय में लेकर के आती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है 80/120
mmHg, या 120/80 mmHg, या 120 से 60 mmHg, या 60 से 120 mmHg। तो इसमें व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है, रक्त दाब की बात हो रही है। और 23वां क्वेश्चन है आपका, इसमें बात हो रही है वो 120/80 होगा। अगर 80/120 अगर आपने टिक लिया, आपको याद है हाँ 120 है 80, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले हम 180 120 लिखेंगे, वो इसके बाद हम 80 लिखेंगे, और ये वाला आपका गलत होगा। ठीक है, आपका सही कौन सा होगा, 120 पहले और 180 मतलब 80 बाद में। मतलब उच्च दाब कितना होना चाहिए, 120, और निम्न आपका रक्त दाब कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए आपका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त है, रक्त एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है, या एक अंग तंत्र है। रक्त है क्या, ये पूछा जा रहा है। रक्त क्या चीज है, तो रक्त को क्या कहेंगे हम, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है, एक प्रकार का हमारा ऊतक है रक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है, सबसे बड़ी कणिका का क्या नाम है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात हो रही है, जो हमारे शरीर में रोगनाशक क्षमता का कार्य करती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर रोगनाशक क्षमताओं का विकास करना। अब इसमें जो सबसे बड़ी कणिका होती है उसे क्या कहते हैं, तो लिम्फोसाइट्स कहते हैं, मोनोसाइट्स कहते हैं, या यूसिनोफिल कहते हैं, या बेसोफिल कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, तो 25 का श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो सबसे बड़ी कणिका होती है उसका नाम होता है आपका मोनोसाइट्स। क्या कहते हैं उसको, मोनोसाइट्स हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त के थक्के के निर्माण में आवश्यक है। रक्त का जो थक्का है, हमारे अगर चोट लग जाए या कोई कट जाए, उसके दौरान हमारा रक्त जो बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए जो हमारे शरीर मतलब थक्का जो जमता है रक्त में, ताकि ब्लड बहना बंद हो जाए, वो किसके कारण होता है, प्लेज्मा के कारण होता है, लाल रुधिर कणिकाओं के कारण होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण होता है, या रक्त प्लेलेट्स के कारण होता है। तो रक्त में थक्का जमने का जो कार्य होता है वो आपकी प्लेलेट्स, रक्त जो प्लेट्स होती हैं वो आपकी करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह ए की कोशिकाओं में पाई जाने वाली एंटीजन है। रक्त समूह ए की कोशिकाओं में पाई जाने वाली एंटीजन है, कौन सी है एंटीजन, ए है, बी है, ए बी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ए में जो एंटीजन पाई जाएगी, ए में एंटीजन कौन सी पाई जाती है, तो ए में एंटीजन कौन सी पाई जाएगी आपकी बताइए, तो 27 का आंसर होगा ए में एंटीजन ए ही पाई जाएगी। ठीक है, ए में जो एंटीजन पाई जाएगी वो ए ही पाई जाएगी। अगर बी में एंटीजन पाई जाएगी तो बी ही पाई जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्न में से रक्त समूह में कणिकाओं में एंटीजन का अभाव होता है। एंटीजन होता किस में नहीं है, अब ये पूछा जा रहा है। ए में नहीं होता है, बी में नहीं होता है, ए बी में नहीं होता है, या ओ में नहीं होता है। तो 28 का आपका होगा, 28 का होगा आपका ओ। मतलब ओ में क्या है, जो डी है आपका सही है, ओ में आपकी एंटीजन नहीं पाई जाती है, नो एंटीजन होता है। ओ में क्या है, कोई भी आपकी एंटीजन नहीं होती है। ठीक है, तो 28 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सर्वत्र दाता रक्त समूह है, मतलब जो सभी को रक्त दे सकता है उसकी बात हो रही है। सर्वत्र दाता या सर्वदाता कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं हम, सर्वदाता के नाम से पुकारते हैं इसे। तो ये होता है सर्वदाता किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वदाता। तो सर्वदाता ए है, ओ है, ए बी है, या ओ है। तो ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता। ये आपका सभी को रक्त दे सकता है। और सर्वाग्राही की अगर बात होगी तो ए बी को हम सर्वाग्राही कहते हैं। लेकिन 29 का आंसर आपका होगा ओ सही होगा, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, ए को, बी को, ए बी को, या ओ को। तो सर्वग्राही जो होता है वो ए बी आपका सर्वग्राही कहलाता है। ये सभी से रक्त आपका ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना, रोगाणुओं को नष्ट करना, ऑक्सीजन परिवहन, या ये सभी। रक्त का थक्का बनाना, रोगाणुओं को नष्ट करना, ऑक्सीजन परिवहन, या फिर ये सभी। तो श्वेत कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है बताइए। तो श्वेत कणिकाओं का जो प्रमुख कार्य है वो आपका क्या है, आपका रोगाणुओं को नष्ट करना। क्या है, रोगाणुओं से को नष्ट करने का कार्य श्वेत कणिकाओं का होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या होता है? इमाइलेज है, टाइलिन है, माल्टेज है या पेप्सिन है। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन को पाचन करने वाला। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो आपका पाचन करता है किसका? प्रोटीन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होता है, दो जोड़ी होती है, तीन जोड़ी होती है, चार जोड़ी होती है। तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियों की बात हो रही है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी? तीन जोड़ी। तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां मतलब लार ग्रंथियां आपकी पाई जाती हैं शरीर के अंदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 34वां, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस हमारा निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ बनता है पित्त? पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में या वृषण में। तो पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है आपका? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है आपके? यकृत में। 34 का आपका होगा बी, यकृत, जो कि हमारे शरीर में किस था? इस तरह से आपका निर्माण इस तरह से बना हुआ होता है और यहीं पर आपकी पित्ताशय की थैली होती है बनी हुई। ठीक है। तो आपका जो यकृत होगा वो उसमें ही आपका पित्त का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मांड का पाचन करने वाला एंजाइम है। मांड का पाचन कौन सा एंजाइम करता है आपका? इमाइलेज करता है, पेप्सिन करता है, रेनिन करता है या ट्रिप्सिन करता है। तो मांड का पाचन करता है वो है आपका इमाइलेज। इमाइलेज एंजाइम ऐसा होता है जो आपका मांड का पाचन करता है आपकी पाचन क्रिया में। अगला देखिए, जठर रस श्रावण करता है। जठर रस श्रावण कहाँ का हो, किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। लार ग्रंथियों द्वारा, पित्ताशय द्वारा, अमाशय द्वारा या यकृत द्वारा जठर रस का स्रावण करता है। तो लार ग्रंथियां करती हैं, पित्ताशय करती हैं, अमाशय करती हैं या फिर यकृत करती है। लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां वो मतलब जठर रस की बात हो रही है। तो जठर रस का जो श्रावण होता है वो कहाँ पर होता है? जठर रस का जो श्रावण करने वाला तत्व है वो है अमाशय। हमारे अमाशय ही जठर रस का निर्माण होता है और वहीं से ये श्रावण होता है। ठीक है, अमाशय से। ठीक है, जठर रस। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजाइम रहित रस है। इंजाइम रहित रस कौन सा है? लार है, जठर रस है या अग्नाशयी रस है या पित्त रस है। इंजाइम रहित जिसमें इंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इंजाइम जो पाया नहीं जाएगा वो पाया नहीं जाएगा पित्त रस में। पित्त रस में क्या है? कोई भी इंजाइम नहीं पाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वसा के इम इमल्सन का कार्य करता है। वसा के इमल्सन का कार्य कौन करता है? जठर रस, अग्नाशयी रस, लार या पित्त रस। जठर वसा के इमाई इमल्सन, वसा के इमल्सन का कार्य कौन करता है? तो ये सही होगा, बी, सी या डी आपका सही होगा। तो वसा के इमल्सन का जो कार्य करने वाला तत्व है वो है आपका पित्तरस। पित्तरस आपके वसा का इमल्सन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन पाया जाता है जठर रस में, पित्त रस में, अग्नाशयी रस में या लार में। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन पाया जाएगा आपका कहाँ पर? अग्नाशयी रस में। अग्नाशयी रस में आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन जठर रस में पाया जाएगा, लार में पाया जाता है, अग्नाशयी रस में पाया जाता है या आंतरयी रस में से पाया जाता है। तो टाइलिन जो पाया जाता है वो आपका लार में पाया जाता है। और टाइलिन का जो कार्य है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पाचन क्रिया जो स्टार्ट होती है वो मुंह से ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम खाने को चबाना चालू करते हैं तभी कार्बोहाइड्रेट का 5% भाग आपका मुंह में ही क्या हो जाता है? मुंह में ही आपका पच जाता है। और मुंह में पचाने का जो कार्य करती हैं वो आपका लार द्वारा होता है और लार में टाइलिन जो होती है वो ये कार्य करती है। 40 का आपका होगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, इमल्सीफाइड वसा का पाचन करता है। इमल्सीफाइड वसा का पाचन करता है तो टाइलिन करता है या इमाइलाप्सिन करता है या स्टीएप्सिन करता है या इरेप्सिन करता है। तो इमल्सीफाइड वसा का जो पाचन है वो कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये करता है स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन जो है इमल्सीफाइड वसा का पाचन करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 42वां। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है या ट्रिप्सिन है। तो लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है उसे टाइलिन कहते हैं। टाइलिन जो है आपका किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। 42 का आपका होगा पहला सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका पित्त वाहिनी व अग्नाशयी वाहिनी खुलती है। पित्त वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी कहाँ खुलती है? अमाशय में खुलती है, अग्रणी में खुलती है, आंत में खुलती है या फिर मलाशय में खुलती है। तो पित्त और अग्नाशयी जो होती है वो कहाँ पर खुलती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये दोनों कहाँ पर खुलती हैं? ग्रहणी में जाकर के। 43 का आपका कौन सा होगा? बी वाला, ग्रहणी में ये जाकर खुलती है। ये देखिए, इस तरह से आपका अमाशय हो गया, इस तरह से बना होता है जो, ठीक है, अमाशय ये हो गया। और यहीं से आपकी छोटी आंत का स्टार्ट हो जाती है। ये छोटी आंत जो है बनना यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ से आपकी छोटी आंत बनना चालू हो गई और यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो होता है वो ग्रहणी कहलाता है। ये भाग कौन सा है? ये आपका ग्रहणी है। अब आपकी बात हो रही पित्ताशय की। तो पित्ताशय हमारा कहाँ से आता है? आपका कहाँ से बनता है? ये यहाँ पर बनता है, ये यकृत में बनता है। यहाँ से आकर के ये पित्ता यहाँ पर खुलेगी और यहीं पर हमारा क्या होता है? इस तरह से अग्नाशय पाया जाता है, ठीक है। तो अग्नाशय की नाली भी यहीं पर खुलती है। ये दोनों की नाली जो है ग्रहणी में ही खुलती है आकर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दूध में उपस्थित केसिनोजन में केसीन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध में उपस्थित केसिनोजन को केसीन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है या पितरस है। तो 44 का आंसर होगा बी। ये आपका रेनिन कार्य करता है। क्या कार्य करता है? रेनिन। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, लार में पाया जाएगा, अग्नाशय में, अमाशय में या आंत में। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन देखिए, इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। इमल्सन के बाद वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, इमाइलेज है या स्टीएप्सिन है या इरेप्सिन है। रेनिन, इमाइलेज या स्टीएप्सिन या इरेप्सिन। एंजाइम के बाद वसा का पाचन कौन एंजाइम करता है? तो ये कार्य जो करता है वो करता है आपका स्टीएप्सिन। कौन सा? स्टीएप्सिन इसका कार्य करता है वसा के पाचन का। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होती है। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में क्या होता है? वृद्धि होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यूरिया का निर्माण होता है या ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया से मानव शरीर में क्या होता है? श्वसन क्रिया से मानव शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 48वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिन कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में, हरित लवक में या राइबोसोम्स में या माइटोकांड्रिया में। तो लाइसिस कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कोशिका द्रव में। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव में आपका ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका अनॉक्सी शोषण में बनता है। अनॉक्सी शोषण में बनता है, क्या बनता है? अनॉक्सी शोषण में क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है या एथिलीन बनता है या ग्लूकोज बनता है या ग्लिसरॉल बनता है। अनॉक्सी शोषण में क्या बनता है? तो अनॉक्सी शोषण में जो बनता है वो बनता है आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो कहाँ बनता है? आपका अनॉक्सी शोषण द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 50वां। किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? किस क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? श्वसन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में, बाष्पोत्सर्जन में या किण्वन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो निकलना है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है आपका श्वसन क्रिया द्वारा। जो मनुष्य की श्वसन क्रिया होती है उसके द्वारा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के द्वारा बाहर निकलती है। तो ये 50 क्वेश्चन जो थे वो शरीर संरचना से संबंधित थे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।